नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में मैं आज आपके सामने जो है एक ये वीडियो लाने वाला हूँ। टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऑनरेबल टैक्स कोर्ट की जजमेंट आई है रिसेंटली। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इनफैक्ट बहुत वाइडली रिपोर्ट भी किया गया मीडिया में। आपने इस तरह की ये न्यूज़ आइटम्स देखी होंगी हाल ही में, बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स हैं। तो ये क्या है ये जजमेंट और इसमें क्या है? वैसे तो बहुत सारे इश्यूज इसमें डिसाइड हुए, लेकिन एक जो मेन इशू हुआ था वो हुआ था सेटलमेंट डीड के बारे में। यानी कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट डीड होती है तो वो जो है तब तक मान्य नहीं होगी जब तक उसमें जो भी लोग स्टेक होल्डर, जब तक उन सबके सिग्नेचर ना हो वैलिडली, तब तक वो मान्य नहीं होगी और कोई दूसरा जो है उनके बिहाफ पे इसको नहीं जो है डिक्लेयर कर सकता है सेटलमेंट डीड को, ना इसे साइन कर सकता है। तो इससे पहले कि मैं ले चलूँ आपको जो है इस जजमेंट की तरफ से दिखाऊं मैं आपको रेफरेंसेस और उसको रीड आउट करूँ मैं आपके लिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जैसे अभी तक करते रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, कमेंट दें, अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे विषय पे आपके सामने जजमेंट्स ला सकूं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो आप जो है इस लिंक को जो है सेव कर लीजिए। मैं भी इसे एक सिविल लॉ में और फैमिली लॉ में और वीमेन लॉ में करके मैं डालूंगा, क्योंकि इसमें एक वीमेन से रिलेटेड भी इशू, बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है इसमें डिसाइड हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये देखिए ये जो सिविल मैटर्स की लिटिगेशन होती है, कितना अरसा इसमें लगता है। कुछ एक डेट्स जो मैंने इसमें से नोट की है, 1904 की ये जो प्रॉपर्टी थी जो रिसीव की थी बाय मिस्टर कुमार साहू जो है, और इसके ऊपर जो है आगे जो इनकी जो जो सक्सेसर थे, जब उनके बीच डिस्प्यूट चला, पार्टीशन का सूट हुआ था, 3 दिसंबर 1980 से स्टार्ट हुआ। और उसमें एक प्रीलिमिनरी डिक्री जो है डिसाइड हुई 30 दिसंबर 1986 को। फिर 1986 में अपील गई हाई कोर्ट में। फिर उसमें क्रॉस अपील हुई। फिर उसमें 29 मार्च 1991 को एक कोई कॉम्प्रोमाइज पिटीशन की, जिसके बेसिस पे जो कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर उसमें एलपी डबल बेंच में हुई 2000 में, और जो है उसमें भी एक क्रॉस अपील जो है 2001 में हुई। और वो अपील जो है डिसमिस 5 मई 2011 को हुई, और वहां से चलते चलते ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट तक पहुंचा। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में ये अब जाके डिसाइड हुआ। लगभग 4 दशक एक केस में लग गए डिसाइड होने के लिए, जबकि इसमें केस लॉ जो है एट लेंथ जो डिस्कस किया ऑलरेडी, ये इस तरह के इशू डिसाइड होते हैं, तो ये जो है इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इस विषय में जो है कभी मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि क्यों इस तरह की लिटिगेशन में जो है इतना टाइम लगता है, इसमें किस किस्म की जो है रिफॉर्म लाने की जरूरत है, जिससे कि जो है जल्दी से जल्दी डिसीजन हो पाए। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। क्या है ये जजमेंट? आप जैसा देख पा रहे हैं, इसमें जो मेन इशू इन्वॉल्व था, since the issues involved in both the captioned appeals are interrelated, the parties are also same, and the challenge is also to the self same judgments and decree passed by the High Court of Odisha. Those were taken up for hearing and analogously and are being disposed of by the common judgment and order. Both the captioned appeals are at the instance of the legal representative and heirs of the original defendant number 1, late Shri Prafulla Sahu, and are directed against the judgment, order and decree passed by the Division Bench of the High Court of Odisha at Cuttack on 5th May 2011, so and so, by which the Division Bench of the High Court dismissed the latest patent appeal LPA filed by the appellants herein, thereby affirming the judgment and decree of partition passed by the trial court in the title suit number so and so, instituted by the original plaintiff, respondent number 1 herein, and on the other hand allowed the cross objections filed by the original defendant number 2, thereby setting aside and declaring the compromise recorded by the first appellant court entered into between the late Prafulla Sahu and his sister, that is the defendant number 2 in the suit, to be invalid. जो इसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स है वो पैरा 3 में ड्रॉ की गई है इस तरह से। द लिटिगेशन रिलेट्स टू द पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ वन कुमार साहू बिटवीन द पेरेंट्स हु आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड हेयर्स ऑफ द डिपेंडेंट नंबर 1, लेट मिस्टर प्रफुल्ला साहू सन ऑफ कुमार साहू, द रिस्पोंडेंट नंबर 1 हियर, एंड द प्लेंटिफ मिसेस चारुलता साहू, डॉटर ऑफ कुमार साहू, एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 who are the legal representatives and heirs of the defendant number 2, Mrs. Santilata, डॉक्टर ऑफ सो एंड सो। और ये जो है इनका यहाँ पे जो है एक जिसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं, ये यहाँ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है।
तो ये जो है इसकी एक फैक्चुअल मैट्रिक्स थी, और इसमें जो मेन इशू जो डिसाइड जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे इश्यूज थे, उनके ऊपर काफी सारी इसमें जो ऑब्जर्वेशन भी है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की भी और डिफरेंट कोर्ट्स की, लेकिन जो मेन इशू जिस पे जो है ये न्यूज आइटम आई वो है whether a settlement deed dated 20th July 1985 executed by late Nisamani Dei has been acted upon and are plaintiff and defendant number 2 bound by the same। तो इस इशू के ऊपर जो है डिस्कशन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है पैरा 83 में की है। We shall now proceed to answer the issue number 2, whether the High Court was justified in allowing the cross appeal filed by the original defendant number 2 on the ground that the settlement arrived at between the appellants defendant number 1 and 2 was not valid and binding under Order 23 Rule 3 of the CPC। ये जो Order 23 Rule 3 of CPC है, ये कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड होता है, जहाँ पे कई बारी लिटिगेशन चली रहती है तो पार्टी के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इस प्रोविजन के तहत एक कॉम्प्रोमाइज डीड बनती है, एप्लीकेशन लगती है, उसको जो कोर्ट के सामने जाते हैं कि हमारा ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है इस लाइन पे, कोर्ट उसी लाइन पे जो अपनी जजमेंट डिग्री पास कर लेता है। 84 में है मिस्टर बसंत लर्नर सीनियर काउंसिल vehemently submitted that the settlement between the defendant number 1 and his sister, that is the defendant number 2, was duly signed on affidavit way back on 29 March 91. The said settlement was taken on record by the High Court on 9th April 91. At the time of final hearing of the first appeal, the first appeal came to be disposed of on 1st August 2000, modifying the decree to the extent of incorporating the terms of the compromise between the two defendants. It is only after a lapse of 10 years that during the pendency of the appeal filed by the appellant herein before the division bench of the High Court that the defendant number 2 thought fit to file cross appeal challenging the alleged compromise. Mr. Basant submitted that such cross appeal is not maintainable, and even if it had to be maintainable, the same should not have been entertained and allowed after the lapse of almost 10 years from the date of recording of the settlement। तो यहाँ इसके ऊपर एक और इशू क्रॉप अप हुआ है, उसके बारे में इसी में आगे जो है डिसीजन आया, लेकिन सिंस मैंने जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ जो कि मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, वो है सेटलमेंट डीड कि वो सभी पार्टी को साइन करनी बहुत जरूरी है। फिर पैरा 91 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन, दस इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन वी होल्ड दैट द क्रॉस अपील फाइल्ड बाय द ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 क्वेश्चनिंग द लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द सेटलमेंट वाज मेंटेनेबल इन लॉ। ये तो एक इशू इसमें कहा है, लेकिन पैरा 94 में जो है indisputably in the case on hand the plaintiff has not put her signature on the deed of settlement। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू इसमें सेटल हुआ है, which was produced before the High Court in first appeal. The plaintiff has made herself very clear that she never joined in the settlement between her brother, that is the defendant number 1, and her sister, that is the defendant number 2. On this ground alone, the settlement could be said to be unlawful, being without any written consent of all the parties in suit for partition of joint property. A decree by consent amongst some only of the parties cannot be maintained। यही वो इशू है जो कि मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ है। तो इसमें जो है पैरा 100 में काफी सारा केस और डिस्कस किया ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, जो पहले डिसीजन आए इन चीजों के बारे में। फिर पैरा 100 में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, काफी लंबी जजमेंट है ये। The third question that arises for our consideration in context with the legality and validity of settlement is whether the learned advocate appearing for the cross objector, that is the defendant number 2, could have signed a compromise petition without an express consent. It is an imperative duty of the court to ascertain the genuineness and lawfulness of the compromise deed. Indisputably, in the case on hand, the first appellate court had neither recorded the statements of the parties in the court nor had made any inquiry into the terms of the settlement. It is in such circumstances the High Court in its impugned order has observed that a compromise petition was signed by the advocate without any express authority or without special wakalatnama executed in favor of the advocate. In fact, the authority was expressly curtailed in the compromise deed। तो ये इस इशू पे जो है ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है फिर आगे जो है पैरा 104 में कहा, thus in view of the aforesaid discussion we hold that the High Court committed no error in holding that the settlement between the defendant number 1 and 2 respectively was unlawful। यानी कि जहां सारी पार्टी के सिग्नेचर नहीं थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वो सेटलमेंट जो है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वो जो सेटलमेंट जो डीड बनी है, क्योंकि सारी पार्टी के इसमें साइन नहीं है, सिर्फ एक पार्टी की तरफ से एडवोकेट ने जो साइन किए थे उसको विदाउट एनी एक्सप्रेस परमिशन या कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई हो,
तो वो मान्य नहीं होगी, तो उसी को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। फिर इसमें जो है जो फाइनल कंक्लूजन जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का था, वो पैरा 105 में, वी मेड आवर फाइनल कंक्लूजन एज अंडर द प्रिलिमिनरी डिक्री ड्रॉन बाय द ट्रायल कोर्ट एज अफर्म्ड बाय द High Court is modified to the extent that the daughters are entitled to one-third share in all the property scheduled in the plain, that is ancestral and self-acquired properties of late Shri Kumar Sahu. The trial court shall modify the decree accordingly, as we have held that the settlement between the original defendant number 1 and 2 respectively was not in accordance with the law. The appellants herein will not be entitled to the share of the original defendant number 2. The appellants shall be entitled to only their one-third share in the suit properties. Since the defendant number 1 was appointed as sewer, the appellant shall now furnish accounts before the trial court. With the aforesaid clarification, both the appeals fail and are hereby dismissed. This litigation by now is almost 4 decades old. Honorable Apex Court ने observation किया है. The original plaintiff, as on date, is almost 85 years of age. In such circumstances, the trial court shall draw the final decree within a period of 3 months from the date of receipt of the certified copy of this judgment and order. ये क्या है ये जजमेंट, मैं अभी आपको इसका पूरा रेफरेंस देता हूं, लेकिन ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी किया है। तो इस अगर हम इस पूरा केस लॉ को पढ़िए, और भी जो केसेस इस तरह के हैं काफी सालों साल निकल जाते हैं, उसमें बहुत सारे डिकेड निकल जाते हैं, तो इससे एक कंक्लूजन आता है कि रेवेन्यू लॉ में काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिससे कि लिटिगेशन जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, पार्टी जो है डिकेड्स तक लिटिगेशन में ना हो, वो 1-2 साल के अंदर उनका डिसीजन हो जाए, और एक जो फैक्ट्स पे एटलीस्ट जो है जो बेसिक जो कोर्ट है वहां से फैक्ट की एकदम से क्लियर जो है उसके ऊपर एविडेंस आ जाए, ताकि इस तरह से जो लिटिगेशन काफी लंबी ना हो और पार्टी को उसमें नुकसान हो। कई बार पार्टी ऐसी हार के वो छोड़ देती है अपने राइट्स। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कि उस जजमेंट के रेफरेंस की तरफ। तो वो जजमेंट जो है ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की है, डिवीजन बेंच की है, बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.S. बोपाना एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस J.B. पर्दिवाला, और टाइटल है प्रसन्ता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू, सिविल अपील नंबर 29132915 ऑफ 2018 है। डिसाइड हुई है ये 29 मार्च 2023 को। तो आशा करता हूँ कि आपके काफी काम आने वाली है, और आप इसका जो है लिंक अपना जो है सेव कर लीजिए, और मैं भी इसे जो अपनी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि एक डाइजेस्ट की तरफ सबकती, मैं भी उसको उसमें डाल लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन बिफोर आई पार्ट, मैं एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना फीडबैक दें मुझे, और किस टॉपिक पे जो है अपना वीडियो लानी चाहिए। मेरी कोशिश है कि लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करें, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स छूट रहे। मैंने सिविल पे भी काफ़ी जजमेंट जो वीडियो बनाई है, क्रिमिनल पे भी, NDPS पे भी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टैक्स पे भी, सर्विस मैटर्स पे भी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो काइंडली आप मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे।